Hello everyone, a warm welcome to all of you to India's largest online learning platform Unacademy। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम विद अनअकैडमी। यह है मेरा छोटा सा परिचय। मेरा नाम है दिलीप सिंह शेखावत और मैं पिछले 5 साल से एसएससी और आरपीएससी के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। 2015 से इसी क्षेत्र में सक्रिय भी हूँ। तो क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सबसे पहली बात, आपको अनअकैडमी पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप जाइए आपके प्ले स्टोर में टाइप कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करने के बाद आपको हमारा एक ऐप दिखाई देगा, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन की फर्दर प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद आप हमारे आरपीएससी के कोर्स से जुड़ सकते हैं। आरपीएससी के कोर्स से जुड़ने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, जिनमें से पहला है आपको यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, जिसके थ्रू आप आपके एजुकेटर से सीधी बात कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक बीच में समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई आपका डाउट है, तो वो आप आपके एजुकेटर से शेयर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पर आपको मिलने वाला है स्ट्रक्चर्ड कोर्स। स्ट्रक्चर्ड कोर्स की खास बात यह है कि आपका सिलेबस जो भी है वो पूरी प्लानिंग के साथ आपके पास पहुंचाया जाएगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली आपको कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पूरी प्लानिंग के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो सुविधा आपको यहाँ पर मिलने वाली है वो है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की सुविधा, जिसके थ्रू आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी आपकी तैयारी बाकी है। ठीक है, इन सब चीजों के एनालिसिस के लिए कि आप आपके एग्जाम में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपको यहाँ पर अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की सुविधा। नेक्स्ट चीज, मान लीजिए आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं या कोई भी स्टूडेंट है कि एट द टाइम पर आपका कोई भी टॉपिक छूट गया है या कोई भी क्लास आपकी लाइव क्लास आप नहीं ले पाए हैं, तो उस दौरान यहाँ पर आप बाद में क्लासेस देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और मल्टीपल टाइम उनको आप देख सकते हैं। जहां पर आप कंफर्टेबल हो वहां पर आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से अनअकैडमी आपके लिए लाई है अनलिमिटेड एक्सेस की सुविधा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया आपको सबसे कम पैसों में यहाँ पर आपको आरपीएससी का कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और बेहतरीन फैकल्टीज द्वारा यहाँ पर पढ़ाया जाता है। 1 साल का जो कोर्स है वो 7,000 रुपए में, और 2 साल का मतलब 24 मंथ का कोर्स आपको सिर्फ 8,400 रुपए में यहाँ पर दिया जा रहा है। अगर बात करें डिस्काउंट की, तो मेरे नाम का एक छोटा सा कोड है दिलीप 10 नाम से कोड, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम पर अप्लाई करते हैं तो 7,000 का कोर्स आफ्टर 10% डिस्काउंट आपको पड़ेगा 6300 रुपए का, और 8,400 का कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 7560 रुपए में। क्लियर है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 2 साल का कोर्स आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि 2 साल में अगर हम पैसों के हिसाब से अगर बात करें तो 7,000 का कोर्स आपका 1 साल का कोर्स है, जिसमें आप सिर्फ 1 मंथ की राशि और जोड़ते हैं, तो इतने पैसों में आपको 2 साल का कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से भी 2 साल का कोर्स आपके लिए बेहतर साबित होगा। अब बात करते हैं, लास्ट क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था जितने भी डेंटल फॉर्मूला हैं वो सारी चीजें हमने वहां पर देख ली थी। ठीक है, तो आगे स्टमक तक हमने पढ़ लिया था। स्टमक के आगे हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। तो स्टमक आगे खुलता है आगे आकर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में। अगर छोटी आंत की बात की जाए तो यहाँ पर छोटी और बड़ी के अंदर अगर देखा जाए, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बात की अगर की जाए, तो यहाँ पर जो छोटी आंत है वो छोटी आंत कहने में छोटी होती है, लेकिन साइज के अंदर ये बड़ी होती है। तो आपकी जो छोटी आंत है उसकी लंबाई लगभग 2 से 3 मीटर तक हो सकती है, 2.5 से 3 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है। ठीक है, बड़ी आंत जो है वो व्यास में बड़ी होती है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं बड़ी आंत की, तो वो व्यास में बड़ी है, डायामीटर में बड़ी है, लेकिन लंबाई में जो है छोटी आंत काफी बड़ी होती है। यह सबसे लंबी सकरी नैरो नलिकाकार ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। इसके 3 भाग होते हैं। अगर वही मैं बात करूं आपके छोटी आंत की, छोटी आंत के 3 पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। मान लीजिए ये आपकी छोटी आंत है, जिसको मैं स्ट्रेट बिल्कुल रख देता हूं खोलकर। तो बात की जाए पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के। जो पहला पार्ट है उसको कहा जाता है ड्यूडेनम, जो कि खुलता है कहाँ पर, आमाशय के द्वारा। ये जो आमाशय है आपका, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आमाशय खुलता है, देखिए इस तरीके से सी आकार की ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, जो कि आपका छोटी आंत का सबसे पहला भाग है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया आपका ड्यूडेनम। उसके बाद आता है आपका
जेजुनम जिसको मध्यांतर कहा जाता है, मध्य मतलब बीच में, ठीक है, अग्र शुद्धांत भी इसको आप कह सकते हो। इसके बाद आता है आपका इलियम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साइंस में जितनी भी टर्मिनोलॉजी है हिंदी में याद ना करें, ये आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, यहाँ पर ये जो हिंदी के वर्ड है काफी टिपिकल है, ठीक है, आपको याद नहीं होंगे और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो हिंदी मीडियम के अंदर आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी याद रखें, क्लियर है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो पेपर हिंदी से इंग्लिश में नहीं बनता है, इंग्लिश से बाद में ट्रांसलेट होकर हिंदी का पेपर छपता है, ठीक है। तो वहां पर अगर कोई गलती इन द केस अगर आपके पेपर में है तो इंग्लिश के पेपर ही सही माना जाता है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजी याद रखें। तो यहाँ पर बात है, जो पहला जो पार्ट है उसको ड्यूडेनम कहते हो, आप ग्रहणी कहते हो, दूसरा पार्ट जो आता है आपका वो आता है जेजुनम, और तीसरा पार्ट जो आता है उसको आप कहते हो इलियम, ठीक है, पश्च शुद्रांत इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ग्रहणी की अगर हम बात करें तो ये सी आकार की होती है, आमाशय इसी में खुलेगा आके आके, जैसे कि मैंने बोला कि सी आकार की होती है और आमाशय इसी के अंदर ओपन होता है। अगर बात की जाए जेजुनम की, तो जेजुनम जस्ट ग्रहणी के आगे वाला, जो ड्यूडेनम के आगे वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं जेजुनम, ठीक है, ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है। अगर बात की जाए इलियम की, लास्ट वाला जो पार्ट है, ये हार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आपका एलिमेंट्री कैनाल, जो बड़ी आंत के अंध नाल में सीकम के अंदर खुलता है। अगर हम बात करें कि यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक कौन सी आंत है, छोटी आंत है। अब आगे का जो इलियम वाला जो पार्ट है, इलियम वाला पार्ट आगे जाकर खुलेगा किसमें, बड़ी आंत में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपका लास्ट वाला पार्ट आप इलियम देख रहे हो, ये इलियम आकर खुलता है किसके अंदर, यहाँ पर इस जगह पे, ये आपका है सीकम, जिसको आप हिंदी में कहते हो अंधनाल। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी बड़ी आंत, और ये बड़ी आंत जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये है आपकी बड़ी आंत, क्लियर है। और बीच में जो ये आप पूरी स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है आपकी छोटी आंत। तो छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है किसके द्वारा, इलियम के द्वारा। तो यहाँ पर आपका हो गया। अब बात करते हैं कुछ एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स जो आपके छोटी आंत में आपको मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं, इनके काम क्या है, ये काम भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, प्रोटियोलाइटिक का मतलब है प्रोटीन को लाइट मतलब तोड़ने वाला, ठीक है, जो प्रोटीन मतलब आपका, और लाइटिक, लाइटिक मतलब होता है तोड़ना, लाइटिक मतलब होता है तोड़ना, क्लियर है। तो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम इंक्लूडिंग ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन आर सीक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, ठीक है, एंड क्लीव प्रोटीन इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स। तो अब यहाँ पर आप कहें कि आपकी जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को आगे किस में तोड़ दिया जाता है, पेप्टाइड्स में तोड़ दिया जाता है। और पेप्टाइड्स को आगे किस में तोड़ा जाता है, एमिनो एसिड में तोड़ा जाता है। तो जैसा कि पिछले काफी वीडियोस में मैंने आपसे कहा है, ठीक है, मेरी स्पेशल क्लास में मैंने आपको कहा है कि आपका जो प्रोटीन है वो किससे बना होता है, एमिनो एसिड से बना होता है। तो जाहिर सी बात है प्रोटीन जब टूटेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, एमिनो एसिड प्राप्त होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका पेनक्रियाज सिक्रेट करता है क्या, आपका ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। इसके अलावा कुछ और एंजाइम जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि पेनक्रिएटिक ब्रश ऑर्डर एंजाइम है, ठीक है, जो आगे एमिनो एसिड को स्प्लिट करता है और एक एमिनो एसिड को एक टाइम पर तोड़ेगा। तो हम बात करें ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन सहित प्रोटीन एंजाइमों को अग्नाशय और क्लीव प्रोटीन द्वारा छोटे पेप्टाइड में तोड़ दिया जाता है इस तरह। अब बात करें हम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की, जो एक अग्नाशय ब्रश सीमा एंजाइम मतलब ब्रश बॉर्डर एंजाइम है, एक समय में केवल एक एमिनो एसिड को विभाजित करता है या तोड़ता है। तो यहाँ पर आपको कितने एंजाइम याद रखने हैं, यहाँ पर आपको याद रखना है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के बाद काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन के बाद आपको याद रखना है यहाँ पर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये एंजाइम आपको यहाँ पर याद रखने जो छोटी आंत में सीक्रेट होते हैं। अगर हम बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत को वापस तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे छोटी आंत में हमने बांटा था, तो पहला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं आपका सीकम, जिसमें आकर छोटी आंत जुड़ती है, ठीक है। आपके रिसेंट सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था कि आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाला जंक्शन, या छोटी आंत या बड़ी आंत को जोड़ने वाली संधि जो है वो क्या कहलाती है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं सीकम, सीकम। दूसरा पार्ट जो है उसको हम कहते हैं कोलोन, ये कोलोन है मृदांत्र। और तीसरा पार्ट है रेक्टम, जिसको हम मलाशय कहते हैं, ठीक है। तो ये तीन पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पहला जो पार्ट है सीकम, जस्ट छोटी आंत यहाँ पर आकर मिलती है, छोटी आंत का लास्ट वाला पार्ट जैसे कि हमने कहा था इलियम, जो यहाँ पर आकर इसमें जुड़ता है। तो छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने वाला जो पार्ट है वो है सीकम। तो सवाल पूछा गया था कि सीकम जो है वो क्या है, जंक्शन है जोड़ने का, किसको, छोटी आंत और बड़ी आंत को। ये बिल्कुल एक छोटी सी थैले जैसी स्ट्रक्चर होती है, सबसे छोटी स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल छोटी सी स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको ठीक दिख रही है, ये आपका है सीकम,
ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी आंत के 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, सीकम, कोलोन और रेक्टम, अंधनाल, वृद्धआंत्र और मलाशय। उसके बारे में बात करते हैं सीकम के बारे में, ठीक है। तो सीकम जो पहला केस है आपका, पहला जो पार्ट है बड़ी आंत का, यहाँ पर क्या होता है कि छोटी आंत पश्च क्षुद्रांत, जिसको आप क्या कहते हैं अंदरनाल, सीकम के अंदर खुलता है, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं इलियम कहते हैं, ठीक है। जो इलियम है आपकी किसमें खुलती है, सीकम में, जो मैं आपसे डिस्कस कर चुका। इसमें कोई पाचन नहीं होता है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि लगभग जितना भी 90% आपका जो डाइजेशन होता है, 90 आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर, 90% जो डाइजेशन है वो आपका होता है कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो होता है, मतलब मैक्सिमम जो पाचन है और पाचन के साथ उस पचित भोजन का अवशोषण जो है वो कहाँ पर होता है, वो होता है छोटी आंत्र में। कहाँ पर होता है, छोटी आंत्र में, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। बड़ी आंत्र में आपसे अगर पूछा जाए कि बड़ी आंत्र में कोई भी पाचन की प्रक्रिया होती है क्या, तो आप बोलेंगे सर बड़ी आंत्र के तीनों भाग, जैसे सीकम, कोलोन और रेक्टम, तीनों में कोई भी पाचन की प्रक्रिया संभव नहीं है। यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई एंजाइम यहाँ पर नहीं निकलता है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी टाइप का पाचन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अवशोषण जो है, एब्जॉर्प्शन जो है वो देखने को यहाँ पर आपको जरूर मिलता है, ठीक है। तो हम बात करें छोटी आंत का जो इलियम है वो सीकम के अंदर खुलता है, इसमें कोई भी पाचन नहीं होता। तो सीकम के अंदर ही नहीं, सीकम के अलावा रेक्टम और कोलोन के अंदर भी कोई पाचन आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पशुओं के अंधनाल में अगर हम बात करें कैटल्स की, कैटल्स मतलब जो मवेशी जो है, गाय है, भैंस है, बकरी है, ये जो कैटल्स जो होते हैं, इनके अंदर इनकी जो सीकम है उसके अंदर सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए एक एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम है सेल्यूलेज। सेल्यूलेज एंजाइम पाया जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सेल्यूलेज एंजाइम जो है वो मिलेगा आपको देखने को अंधनाल में, मतलब सीकम में, और वो भी किसके सीकम में, पशुओं के सीकम के अंदर। कैटल्स जो मवेशी है उनके सीकम में आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंसान की, तो ह्यूमन के अंदर ये सेल्यूलेज एंजाइम नहीं मिलता है, ठीक है। अगर सेल्यूलेज एंजाइम मिलता तो क्या होता, हम भी गाय भैंस की तरह घास चरकर काम चला सकते थे, ठीक है। हमारे अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता। अगर आप कागज खाएंगे या कॉटन खाएंगे, ठीक है, कॉटन खाने के बाद ऐसे कैसे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से वो निकल जाएगा, ठीक है, उसका पाचन नहीं होगा। लेकिन गाय को आपने कागज खाते हुए देखा होगा, क्योंकि गाय कागज खा लेती है, क्योंकि वो सेल्यूलोज को पचा सकती है, और कागज में 90% क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। तो हम बात करें पश्च क्षुद्रांत और अंतनाल के जुड़ने वाले स्थान पर, मतलब जो इलियम है, पश्च क्षुद्रांत इलियम को कहते हैं। इसलिए मैंने कहा था आपको ये हिंदी बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं इंग्लिश भी बता रहा हूँ साथ में। तो इलियम और सीकम के जुड़ने के स्थान पर एक अंगुली जैसी स्ट्रक्चर मिलती है, जिसमें आपको कभी कभी दर्द होता है और ऑपरेशन के थ्रू आप उसको निकलवा देते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहा जाता है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये अंगुली जैसी स्ट्रक्चर जो है, ये है आपका क्या, यहाँ पर ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये जो नली दिख रही है आपको, ये है आपका सीकम, अंधनाल, ठीक है। ये इतना जो पार्ट है वो है आपका सीकम। आगे का जो पार्ट है वो होता है कोलोन, क्लियर है। तो ये जो पार्ट है वो है आपका सीकम। सीकम के यहाँ आपकी छोटी आंत आगे खुलती है, छोटी आंत और बड़ी आंत यहाँ पर जुड़ी हुई रहती है, और इसी जंक्शन पर, संधि बिंदु पर यहाँ पर आपको एक अंगुली जैसी स्ट्रक्चर मिल रही है, ये व्हाइट कलर की, इसी को आप कहते हो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अगर इसमें कभी इन्फेक्शन हो जाए तो इसको काट कर निकाल दिया जाता है। आज के टाइम पर ये मनुष्य में कैसी है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब अवशेषी अंग है, हमारे अंदर इसका कोई भी काम नहीं है, ये क्रियाशील नहीं है, क्लियर है। अगर बात की जाए वृद्धआंत्र की, मतलब कोलोन की, तो सीकम के जस्ट आगे जो पार्ट पाया जाता है बड़ी आंत का, उसको हम कहते हैं कोलोन या वृद्धआंत्र। जैसे कि हम एग्जाम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ये अपेंडिक्स है, ये है आपका सीकम, और सीकम के जस्ट आगे आपका कोलोन मिलेगा। ये ऊपर चढ़ता हुआ जो कोलोन का पार्ट है उसको बोलते हैं एस्केंडिंग कोलोन, जिसको हम बोलते हैं आरोही कोलोन। और जो ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको ट्रांसवर्स कोलोन। मतलब कोलोन के कितने पार्ट होते हैं, कोलोन के टोटल 4 पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला स्कैंडिंग कोलोन हो गया, आरोही, दूसरा आपका ट्रांसवर्स जिसको आप क्या कहते हैं अनुप्रस्थ, ठीक है, और तीसरा और डिसेंडिंग जिसको आप क्या कहते हो अवरोही वृद्धआंत्र, और लास्ट में जो घुमा हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है उसको बोलते हो आप सिग्मोइड कोलोन, जिसको आप क्या कहते हो सिग्मोइड कोलोन। ये हुई कोलोन की बात। और कोलोन के बाद में बात आती है किसकी, रेक्टम की। रेक्टम यानी मलाशय, ठीक है, जिसके अंदर मल का आशय है, मल का स्टोरेज है, फीकल मैटर का स्टोरेज है, वो है आपका मलाशय। और मलाशय आगे खुलता है किसमें, एनस में, मतलब गुदा में। इस गुदा के द्वारा मल को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है आपका रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, सिग्मोइड वृद्धआंत्र, सिग्मोइड कोलोन मलाशय में खुलती है। ये देखिए यहाँ पर
ये आपकी सिग्मोइड कोलोन है, ये सिग्मोइड कोलोन आगे किसमें आके खुलती है, मलाशय में खुलती है। ठीक है, तो जो आपका सिग्मोइड कोलोन है वो कहां पर आकर खुल रहा है, वो मलाशय में आकर खुल रहा है, जिसमें मल एकत्रित रहता है। इसका अंतिम भाग गुदानाल एनाल कैनाल कहलाता है, या एनल कैनाल कहलाता है। यह गुदा द्वारा एनस द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। अगर बात की जाए एनस की, तो एनस एक छिद्र है जिसके द्वारा मल को बाहर की तरफ त्याग दिया जाता है। इसमें एक इंस्फिक्टर मसल्स होती है जो कि गुदा के जो आपका छिद्र है उसके खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये एनस है, एनस के अंदर यहाँ पर एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है। इस रिंग जैसी स्ट्रक्चर के द्वारा ही क्या किया जाता है, इन मसल्स के द्वारा ही क्या किया जाता है, मलाशय या एनस के द्वार को खुलने और बंद होने का जो कंट्रोल है इन मसल्स के द्वारा होता है। ठीक है, आपने पाइल्स नाम सुना होगा, पाइल्स जो बीमारी होती है, बवासीर जो बीमारी होती है, इसी रिंग के अंदर होती है। क्लियर है? आगे बात करें हम कुछ इंपॉर्टेंट पीएच की, तो इंपॉर्टेंट पीएच यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पर आप ये इंपॉर्टेंट पीएच याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कुछ जितने भी ऑर्गन्स थे, ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की बात हमने यहाँ पर की। डाइजेस्टिव ऑर्गन में हमने बात की थी कि जैसे आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो था, पाचन तंत्र था, वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, हमने शुरू में किया था। पहला हमने बोला था डाइजेस्टिव ऑर्गन, या आपने कहा था पाचन अंग। हमने क्या कहा था, पाचन अंग। और दूसरा हमने बोला था डाइजेस्टिव ग्लैंड, या जिसमें हमने कहा था पाचक ग्रंथियां। क्या कहा था, पाचक ग्रंथियां। ये चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो पाचन अंग हम यहाँ पर सारे पढ़ चुके हैं, माउथ कैविटी से लेकर और एनस तक, गुदा तक, हमने यहाँ पर सारे अंगों को हमने देख लिया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, पाचक ग्रंथियों की, तो कुछ ग्रंथियां जैसे मैंने आप सलाइवरी ग्लैंड आपसे डिस्कस की थी और वापस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार। तो पाचक ग्रंथियां जितनी भी थी, जैसे आपकी सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि, उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसके बाद लिवर, इसके बाद पैनक्रियाज, ये सब पाचक ग्रंथियां हैं, पाचन में सहायता करती हैं, इसीलिए इनको पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। तो ये जो पाचक ग्रंथियां हैं इनके बारे में हम हमको डिस्कस करना है। तो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड या सहायक पाचक ग्रंथियां इनको नाम दिया गया है। इसमें से जो पहला नाम है वो आता है आपके लार ग्रंथि का, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं। ये मुख गुहा में खुलती है। इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्म, जो भ्रूणीय अवस्था में बाहर का जो कवर होता है जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं। कोई भी भ्रूण है, मान लीजिए ये मानव का भ्रूण है, ठीक है, मानव जो बच्चा है, इसके अंदर ये जो भ्रूण है इसका निर्माण तीन टाइप की परत से होता है। पहला होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म और तीसरा होता है एंडोडर्म। तो इसके बहुत सारे जो अंग हैं वो एक्टोडर्म से बनते हैं, बहुत सारे अंग जो है मेसोडर्म से बनते हैं, और जो अंदर वाली परत है उसको क्या कहा जाता है, एंडोडर्म। तो बहुत सारे ऑर्गन्स एंडोडर्म से बनते हैं। ठीक है, तो आपकी जो एसेसरी लार ग्रंथियां जो हैं वो एक्टोडर्म से बनती है, बाहर वाली परत से बनती हैं। ठीक है, तो मानव में इसकी जो संख्या है वो होती है 3 जोड़ी, मतलब टोटल नंबर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज 6, मतलब जो टोटल 6 होती हैं आपके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स, दो दो की जोड़ी में होती हैं, दो दो एंड दो। ठीक है, ये टोटल कितनी हो गई, 6 हो गई। कहां कहां पर होती है ये मैंने पहले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसके लिए आप पहला वीडियो देख सकते हैं, और बाकी मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो है वो है आपका कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं कान के जस्ट पास में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दो जोड़ी होती है, मतलब एक जोड़ी होती है, मतलब दो होती है। ठीक है, दूसरा होता है अधोजंब। जंब मतलब होता है जिह्वा या टंग, अधो मतलब होता है नीचे, अधि मतलब होता है ऊपर। ठीक है, तो अधो मतलब जीभ, जीभ के जस्ट नीचे, सब मैक्सिलरी, सब मेंडुलर, सॉरी, अधो जंब मतलब होता है, जो जंब है, जंब का मतलब होता है जा या जबड़ा। क्लियर है? अधो जिह्वा का मतलब होता है जीवा, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो हम कहें कि हमारा जो जबड़ा है, जबड़े के जस्ट पास में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एक जोड़ी यहाँ पर होती है, तो टोटल दो ये हो गई, टोटल दो ये हो गई, टोटल 4 हो गई। अगर हम बात करें अधो जिह्वा सब लिंगुअल की, जीभ के जस्ट नीचे की, तो एक जोड़ी वहां पर भी होती है। जस्ट जीभ के नीचे से आपने देखा होगा लार्गा श्रावण होता है, आप फील कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी दो मिलेंगे, तो टोटल कितनी हो गई ये, 6 आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब 3 जोड़ी आपको यहाँ पर लार ग्रंथियां हैं वो देखने को मिलेंगी। और तीनों लार ग्रंथियों से, 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से टोटल एक वयस्क आदमी लगभग 1 से 1.5 लीटर सलाइवा का स्रावण यहाँ पर कर देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मानव की जो तीनों लार ग्रंथियां हैं, तीनों प्रकार की जो लार ग्रंथियां हैं, वो आपको 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा या लार का स्रावण यहाँ पर कर देता है। अगर हम बात करें पेशाब की या यूरिन की, तो लगभग 1 से 1.5 लीटर ही पेशाब का भी स्रावण करता है एक ह्यूमन।
ठीक है, तो 1 से 1.5 लीटर का डाटा था, इसलिए मैंने ये भी डिस्कस कर लिया। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसे केमिकल कंपोजिशन की। तो केमिकल कंपोजिशन के लिए यहाँ पर क्या कहा जाता है, केमिकल कंपोजिशन का मतलब है इसका रासायनिक संगठन, मतलब लार के अंदर क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जो आपका केमिकल कंपोजिशन जो है, मतलब आपका जो रासायनिक संगठन जो है, रासायनिक संगठन, इसमें क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, बहुत जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो पीएच होती है वो होती है 6.8। ठीक है, आपसे बहुत बार पूछा जाता है, एनसीईआरटी का बिल्कुल रियलिस्टिक डाटा है 6.8 एज इट इज लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये वैसे 6.5 से लगभग 7.5 तक हो सकती है, 7.5 तक हो सकती है, लेकिन आपको याद रखना है कि एग्जैक्ट डाटा एनसीईआरटी का, क्योंकि मदर ऑफ ऑल बुक एनसीईआरटी को ही मानना है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के अंदर जितनी भी चीजें या राइट आंसर अगर माना जाएगा तो वो कौन सा माना जाएगा, एनसीईआरटी का माना जाएगा। तो हम एनसीईआरटी का डाटा यहाँ पर लेते हैं। 6.8 की बात अगर बात करें तो ये लार की पीएच होगी। लार में पीएच जो है वो 6.8 के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो लार जो आप 1 से 1.5 लीटर लगभग लार जो निकल रही है, उसका लगभग 99.5% जो है आपको यहाँ पर मिलेगा वाटर। क्लियर है, जो मैक्सिमम सलाइवा है उस मैक्सिमम सलाइवा में आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स और आयंस आपको देखने को मिलते हैं। आपको कौन से आयंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, देखने को यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको याद कौन सा रखना है, वो सारी चीजें देखने को यहाँ पर पोटेशियम प्लस, Cl माइनस, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस या H प्लस भी आपको देखने को मिलेगा। पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आयन है यहाँ पर आपका है बाइकार्बोनेट आयन, HCO3 माइनस। इसको बाइकार्बोनेट आयन कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, अगर मान लीजिए Na2CO3 या NaHCO3, अगर ये कंपाउंड अगर आपको कहीं देखने को मिले तो आप इसको नाम देते हो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये जो CO3-2 ये जो होता है ये कार्बोनेट होता है। अगर हम इसकी बात करें NaHCO3, अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर इसको तोड़ूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Na प्लस और HCO3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है सोडियम अलग हो गया तो क्या रह गया, बाइकार्बोनेट आयन रह गया। यही बाइकार्बोनेट आयन मिलेगा आपको लार के अंदर। ठीक है, मैंने कहा बाइकार्बोनेट आयन आपको याद रखना है, बाकी K प्लस, Cl माइनस, H प्लस कुछ भी आपको याद नहीं रखना। क्यों, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आयन है। और क्यों है ये इंपॉर्टेंट, इसका रीजन भी है। इसका रीजन ये है कि आप अभी हमने कहा कि लार की पीएच होती है 6.8। अब इस 6.8 की पीएच को मेंटेन करने का काम करता है आपका बाइकार्बोनेट आयन। मेंटेन करने से मतलब है, मान लीजिए अभी आपने नींबू खाया है, ठीक है, या फिर आपने कोई भी कड़वी चीज खाई है, ठीक है, तो नींबू खाने के दौरान आप में जो पीएच है वो बहुत ही ज्यादा अम्लीय, मतलब लगभग नींबू की पीएच होती है 3, तो नींबू की पीएच 3 हो गई, तो आपके मुख गुहा का जो आपका जो लार है, लार की पीएच कितनी हो जानी चाहिए, 6.8 हो जानी चाहिए। लेकिन उस पीएच को बफर, मतलब उस पीएच को मेंटेन करने का काम करता है आपका HCO3 माइनस। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे आयन की बात। अब हम बात कर लेते हैं कुछ किसकी, एंजाइम्स की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। मैंने कहा एंजाइम मिलते हैं यहाँ पर दो, पहला एंजाइम और दूसरा एंजाइम। पहला एंजाइम होता है आपका लाइसोजाइम। ठीक है, पहला एंजाइम कौन सा हो गया, लाइसोजाइम। और दूसरा एंजाइम होता है आपका एमाइलेज। दूसरा एंजाइम कौन सा होता है, एमाइलेज। ये इसको कहा जाता है टाइलिन एंजाइम। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, टाइलिन और एमाइलेज दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर हम कहें कि लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, लाइसोजाइम एंजाइम का काम ये है, मान लीजिए आप कोई भी खाना खाते हैं या फूड अगर इंटेक करते हैं, उस दौरान उस फूड में अगर कोई भी बैक्टीरिया आ गया, उस बैक्टीरिया को मारने का काम लाइसोजाइम करेगा, ताकि आपके अंदर कोई भी पेट में इंफेक्शन ना हो। तो जो लाइसोजाइम है, उस लाइसोजाइम को हम क्या कह सकते हैं कि लाइसोजाइम एक एंटी बैक्टीरियल है। क्या है, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है। क्लियर है, प्रतिजीवाणुविक एंजाइम का काम करता है। दूसरी अगर हम बात करें एमाइलेज की, तो एमाइलेज जब हम खाना खाते हैं तो हमारे फूड के अंदर जो भी स्टार्च है, उसी स्टार्च का पाचन कर दिया जाता है एमाइलेज द्वारा। स्टार्च को पाचित कर कर किसमें बदल दिया जाता है, शुगर में बदल दिया जाता है। क्लियर है, इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रॉपर खाने को चबा चबा कर, ज्यादा से ज्यादा चबा कर खाइए,
ताकि जो मैक्सिमम स्टार्च है वो कितना, लगभग 100 में से लगभग 30% स्टार्च का पाचन आपके मुख गुहा में, माउथ कैविटी में ही हो जाता है। किसके द्वारा? एमाइलेज के द्वारा। अगर आपने डायरेक्टली चबा चबा कर नहीं खाया, डायरेक्ट निगल लिया है, तो वो 30% स्टार्च का पाचन नहीं होगा। तो पूरा लोड किस पर आएगा? स्टमक और चूटी आंत पे। तो हम कहते हैं कि भाई जो भी छोटा, अगर कोई टुकड़ा है, छोटे छोटे टुकड़े, और बिल्कुल चबा चबा कर खाने चाहिए, ताकि उसमें अच्छे से एमाइलेज मिक्स हो जाए, लार मिक्स हो जाए, और उसका पाचन लगभग 30% पाचन उसका मुख गुहा में हो जाए। नेक्स्ट जो बात आती है आपकी जठर ग्रंथियों की बात करते हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड जो थी हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी ग्रंथि की बात करते हैं हम, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड। जहां पर आपको नाम देखने को मिले जठर, मतलब उसका मतलब किसकी बात हो रही है? उसका मतलब बात हो रही है आपके स्टमक की, स्टमक या पेट की या आमाशय की। क्लियर है? बात किसकी चल रही है? आमाशय। जैसे मैं बोलूं गैस्ट्रोलॉजी, तो गैस्ट्रो प्लस लॉजी, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, लॉजी मतलब अध्ययन, पेट का अध्ययन। तो पेट का अध्ययन जिस शाखा में हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइन। ठीक है, गैस्ट्रो मतलब पेट, और इंटेस्टाइन मतलब आंत, मतलब आंत और पेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीज, जैसे हम कहें हिंदी के अंदर जठर, तो जठर का मतलब होता है पेट। जैसे आपका आयुर्वेद में एक शब्द होता है जठराग्नि, जठर में उत्पन्न अग्नि। जठर मतलब पेट, उसमें उत्पन्न अग्नि। जब आप भोजन से पहले देखते हैं कि आपके पेट में कुछ जलन होती है, क्लियर है, वो जो जलन है उसको हम कहते हैं जठराग्नि। जो भूख से पहले जो जठर की अग्नि होती है, क्लियर है। और वो अग्नि किसके कारण होती है? HCl के कारण। क्योंकि HCl एक क्या करता है? शामक प्रभाव देता है। शामक मतलब जलन, जलन। जब आपका पेट भूखा रहता है, मतलब उसके अंदर कोई भी फूड नहीं है, तो उस दौरान सिर्फ HCl जो है वो रहेगा, इसके कारण आपको जलन अनुभव होती है। उसी को आप कहते हो गैस्ट्रिक ग्लैंड। और अगर आप ज्यादा टाइम तक अगर भूखे रहते हो, तो ये HCl आमाशय की दीवारों को क्षति पहुंचाना शुरू कर देता है, जिससे हमारे को क्या हो जाता है? गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है। गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब हमारे पेट में घाव हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आमाशय की भित्ति से 3 टाइप की कोशिकाएं आपको यहाँ पर याद रखनी है। 3 प्रकार की कोशिकाएं हमने पहले भी डिस्कस की थी। ठीक है, वो वापस मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ, और उनके काम जो है वो नए काम आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये आपकी हो गई आमाशय। क्लियर है? ये हो गया आपका आमाशय। इस आमाशय की जो ये दीवार है, इस दीवार यहाँ पर निकलता है HCl। HCl कौन सी कोशिकाएं निकालती है वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो आमाशय की जो दीवार है, इस दीवार के अंदर मिलती है आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां। तो नेक्स्ट बात आती है हमारी, जो आपका आमाशय की दीवार है, आमाशय की जो भित्ति है, इसके अंदर आपको ग्रंथियां देखने को मिलेंगी। कौन सी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगर गैस्ट्रिक ग्लैंड की अगर मैं बात करता हूं, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर आपको बहुत सारी कोशिकाएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी, इसे 3 कोशिकाएं आपको मेनली याद रखनी है। पहली होती है गॉबलेट कोशिका। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने कहा था, म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, उन्हीं को कहा जाता है गॉबलेट कोशिका। गॉबलेट कोशिका, या हिंदी में इसको कहा जाता है चषक। गॉबलेट का मतलब होता है मटका। ठीक है, मटका, छोटा जो मटका होता है जिसको, ठीक है, छोटा जो इतना सारा मटका होता है ना, उसको आप बोलते हैं चषक। जिसे आप हिंदी में, अगर शुद्ध हिंदी में कहें, तो उसको आप कहेंगे चषक। ठीक है, जैसे लोटा जो होता है आपका, उसको चषक कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में उसको हम कहते हैं गॉबलेट। ठीक है, तो उसी को हिंदी में कहा जाता है चषक। तो इनको चषक कोशिका भी कह सकते हैं, या हम कहें म्यूकस, म्यूकस नेक सेल्स। हिंदी में कहा जाता है म्यूकस का मतलब श्लेष्मा, नेक मतलब ग्रीवा, गर्दन, और सेल मतलब कोशिका। तो हम क्या कहेंगे? ग्रीवा। कौन सी ग्रीवा? श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका। ठीक है, तो ये किसका स्त्रावण करती है? नाम से आपको पता चल रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप की ये कोशिकाएं होती हैं, कुछ इस टाइप की ये कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इस टाइप की होती है कोशिका। इनके अंदर भरा हुआ रहता है श्लेष्मा। श्लेष्मा के बारे में मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका कि श्लेष्मा क्या होता है। श्लेष्मा होता है बिल्कुल चिपचिपा पदार्थ, जो कि बलगम, या फिर आप नाक से जो द्रव निकलता है जुकाम लगते टाइम पे, ये सब चीजें क्या है? श्लेष्मा है। क्लियर है? जो बलगम है वो भी अपने आप में क्या है? श्लेष्मा। तो ये थिक और थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है। क्लियर है? हम कहें जो म्यूकस है, इस म्यूकस का काम क्या है, क्यों ये पदार्थ निकल रहा है, तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कि जो आपका HCl है, इस HCl, जो HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके आमाशय में निकलता है, इस आमाशय में इसकी पीएच होती है लगभग 1.5 से 3.5। बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। तो ये अम्ल क्या कर सकता है? आमाशय की दीवारों को क्षति पहुंचा सकता है, और पहुंचाता भी है। क्लियर है?
तो इस क्षति से बचाने के लिए अंदर की तरफ एक चिकनी परत बना ली जाती है, किसकी? म्यूकस की। तो म्यूकस अगर हमने एक यहाँ पर एक थिक लेयर बना ली है, तो थिक लेयर के बाद में अगर HCl आएगा तो डायरेक्टली दीवारों को हार्म या क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पर पहली चीज हो गई गॉबलेट सेल, ठीक है, जिनको हम गॉबलेट सेल, चषक कोशिका या म्यूकस नेक सेल भी कहते हैं। पूछा जाता है अमाशय के अंदर श्लेष्मा का स्त्रावण करने वाली कोशिकाओं का नाम। गॉबलेट सेल हो सकता है, म्यूकस नेक सेल हो सकता है, या चषक कोशिका कह सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो चीज आती है अम्लजन कोशिकाएं, या इसको कहा जाता है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, इसका दूसरा नाम होता है पेराइटल कोशिका। पेराइटल कोशिका जो आमाशय में जो हम देख रहे हैं, जो HCl जो हम देख रहे हैं, इस HCl का स्रावण इसी कोशिका के द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर केवल फंडस भाग में पाई जाती है, सिर्फ HCl का स्रावण करती है। इनका दूसरा नाम पेराइटल कोशिका भी है। पेराइटल कोशिका मतलब क्या, किसका स्रावण करेगी? HCl का। दूसरा नाम क्या है? ऑक्जेंटिक सेल्स। हिंदी में क्या कहते हैं? अम्लजन कोशिका, अम्ल का निर्माण करने वाली। नेक्स्ट आता है आपकी चीफ सेल्स। चीफ का मतलब होता है मुख्य, जैसे हम कहते हैं ना चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि। तो चीफ कोशिका, मुख्य कोशिका, ये क्या काम करती हैं? इनको मुख्य कोशिका क्यों कहा गया? इनको मुख्य कोशिका इसलिए कहा गया क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का निर्माण करती है। डाइजेस्टिव एंजाइम का निर्माण करने के कारण इनको मुख्य कोशिका कहा गया। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? जैसे आपका जो पेप्सिन है, पेप्सिन, और आपका दूसरा एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का स्रावण यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए पेप्सिन या रेनिन का स्रावण करने वाली कोशिका का नाम बताइए, तो जवाब आना चाहिए आपका चीफ सेल या मुख्य कोशिका। क्लियर है? तो आपका तीनों में से ऑप्शन आपको क्या चुनना है? चीफ कोशिका या चीफ सेल्स। क्लियर है? तो ये चीज। अब पेप्सिन और रेनिन के बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कशन में कर लेता हूँ यहाँ पर आपसे। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन के बाद फिर मैं HCl के काम बताऊंगा, या पहले हम HCl के काम देख लेते हैं, उसके बाद मैं पेप्सिन और रेनिन के काम आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात HCl का काम, जब ये हमारी बॉडी में स्टमक को हार्म पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, जला रहा है, तो क्यों ये आमाशय के अंदर स्त्रावित होता है? क्यों ऑक्जेंटिक कोशिकाएं HCl बनाती हैं? क्लियर है? तो इसका रीजन ये है कि आपका यह भोजन में पाए जाने वाले कीटाणुओं को मारता है, जिससे भोजन सड़ने से बचता है। और HCl, पहली बात, भोजन के अंदर अगर आपने खाया, खाने के अगर उसमें कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उसको मारने का काम करता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम, अगर वो वहां से भी बचकर आमाशय में पहुंच गया तो यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा है आपका HCl। HCl इसको मार देगा, और अगर HCl से भी ये बच जाते हैं तो फिर आप क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। क्लियर है? तो आप क्या हो जाएगा? आपके पेट में इंफेक्शन हो जाएगा। तो ये मतलब एक प्रणाली है, एक एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं? इन्फेक्शन को रोकते हैं। तो पहला काम HCl का क्या हो गया? इन्फेक्शन से रोकने के लिए खाने में उपस्थित, भोजन में उपस्थित कीटाणु या जीवाणुओं को मारना। दूसरा काम क्या हो गया? अब हमने अभी डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसा कि हमने पेप्सिन और रेनिन की बात की थी, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम जो है वो हुए आपके जो स्टमक है उसमें सोए हुए पड़े हैं। सोए हुए का मतलब है इनएक्टिव स्टेट के अंदर हैं, असक्रिय अवस्था में या निष्क्रिय अवस्था के अंदर पड़े हुए पाए जाते हैं, निष्क्रिय होते हैं। और निष्क्रिय किस रूप में होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, आपका जो पेप्सिन है वो पाया जाता है प्रो पेप्सिनोजन, और जो रेनिन है वो पाया जाता है प्रो रेनिन। प्रो रेनिन, इस अवस्था में ये आपके जो एंजाइम वो पाए जाते हैं। अब आपका जो HCl है वो आएगा और प्रोपेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को क्या कर देगा? एक्टिवेट कर देगा, मतलब इन दोनों एंजाइम को सक्रिय कर देगा। कैसे सक्रिय करता है वो मैं भी बताऊंगा आपको, बस अभी आपको इतना याद रखना है कि ये प्रोपेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को सक्रिय कर देता है। प्रोपेप्सिनोजन को सक्रिय करके किसमें बदल देता है? पेप्सिन के अंदर। और प्रोरेनिन को सक्रिय करके किसमें बदल देता है? रेनिन के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये रहा पेप्सिन और ये रहा रेनिन। अब बात करते हैं हम कि आपका जो प्रोरेनिन है या प्रोपेप्सिनोजन है, इनके काम क्या होते हैं? तो ये दोनों क्या होते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। क्लियर है? प्रोटीन का पाचन करते हैं। पेप्सिनोजन प्रोटीन का पाचन करेगा। यहाँ पर हम रेनिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रेनिन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो कि मिलता है सिर्फ और सिर्फ शिशु में। आज के टाइम पर हमारे अंदर रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक है, मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूं कि आज के टाइम पर हमारे अंदर, मतलब वयस्क अवस्था में हमारे अंदर रेनिन का स्त्रावण नहीं होता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे हमारे अंदर जो रेनिन है
वो रेनिन आपको नहीं मिलेगा। तो भाई कब मिलता है? मिलता है कौन सी स्टेज में? फीटल स्टेज में, फीटस में, या हम कहें शिशु अवस्था में। शिशु अवस्था में जब आप शिशु थे तब मिलता था। क्यों आज क्यों नहीं मिलता और तब क्यों मिलता था? क्योंकि शिशु आपकी तरह पिज्जा बर्गर रोटी सब्जी नहीं खा सकता। क्लियर है? वो सिर्फ और सिर्फ माता के ऊपर, माता के दूध के ऊपर डिपेंडेंट होता है पोषण के लिए। तो न्यूट्रिशन के लिए सिर्फ वो माँ के दूध के ऊपर या मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और मिल्क में पाई जाती है एक कैसीन प्रोटीन, मिल्क में पाई जाती है कैसीन प्रोटीन। और यही रेनिन का काम होता है कि इस कैसीन प्रोटीन को तोड़कर क्या कर दिया जाए? इसका पाचन कर दिया जाए। ठीक है, पाचन कर कर इसको बदल दिया जाता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट, कैल्शियम पैरा कैसिनेट के अंदर बदल दिया जाता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज हमारे अंदर अगर रेनिन जो है आपका एब्सेंट है तो हमारे अंदर जो कैसीन प्रोटीन है उसका पाचन तो हमारे अंदर होता ही नहीं होगा। कैसीन प्रोटीन जो है, जो कही जाती है मिल्क प्रोटीन के नाम से जानी जाती है। तो आज के टाइम पर क्या हम कैसीन प्रोटीन का पाचन या मिल्क प्रोटीन का पाचन कर सकते हैं? ठीक है, तो हम कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता। रेनिन एंजाइम की एब्सेंस के कारण कैसीन प्रोटीन का पाचन हमारे अंदर असंभव है। तो जैसी प्रोटीन आप खाओगे वैसी की वैसी प्रोटीन आप निकाल दोगे। क्लियर है? तो कैसीन प्रोटीन जो है आप अब इस टाइम इसका पाचन नहीं कर पाओगे। तो इसका कोई अल्टरनेट है कि इस प्रोटीन को अगर हमको पाचित करना है तो हम क्या करें? तो आपके लिए बेटर है कि आप दूध से ज्यादा क्या खाएं? दही खाएं, क्योंकि दही के अंदर ये प्रोटीन अपने आप क्या, लैक्टोबैसिलस जो आपका है, लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है इस प्रोटीन को क्या कर देता है? स्कंदित कर देता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा स्कंदित होने के कारण आपका जो दही है, ठीक है, जो कर्ड है वो गाढ़ा हो जाता है। बाकी जो मिल्क है, जो मिल्क है आपका बिल्कुल थिन रहता है, पतला रहता है। स्कंदित होने के कारण ये प्रोटीन नीचे जम जाती है और उस प्रोटीन का उपयोग अब आप कर सकते हो। तो जो काम बच्चों में रेनिन करता है वही काम हमारे अंदर जो आपका लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो दूध से दही बनाकर कर देता है। तो अगर आपको केसिन प्रोटीन चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं कर्ड, दूध, सॉरी दही या मट्ठा, छाछ जो भी है। ठीक है, जो बटर मिल्क जो है वो आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है आपकी यकृत की। ठीक है, तो हमने बात की पहले सलाइवरी ग्लैंड की, दूसरी बात की हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड की, और तीसरी जो ग्रंथि है वो है लीवर। ठीक है, तो लीवर जो है वो भी हम ग्रंथि के रूप में मानते हैं। पाचक एंजाइमों का स्त्रावण अगर नहीं भी करे तो भी ये पाचन में हमको सहायता करती है, इसीलिए इसको ग्रंथि कहते हो, पाचक ग्रंथि कहते हो। तो इसमें सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर देखिए यकृत जो है आपका, लीवर जो है, यकृत से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ आप। ठीक है, यकृत से पहले एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आमाशय में अर्ध पचे हुए भोजन के तरल पेस्ट को काइम कहा जाता है। ये चीज आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी। इसको समझने के लिए एक छोटी सी चीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। तो आइए समझते हैं कि ये जो खाली स्लाइड इसमें मैं समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए हम बात करते हैं माउथ की। माउथ के बाद क्या आता है? आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद क्या आता है? स्टमक। और अगर स्टमक के बाद अगर मैं बात करूं तो आता है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? तो यहां तक ये सारी चीजें आपको क्लियर है, मैं आपको क्लियर करवा चुका। मान लीजिए माउथ से आप कोई भी चीज खा रहे हैं, खाने के बाद आप यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं? चबा देते हैं, मेस्टिकेट कर देते हैं। चबाने के बाद इसमें लार मिक्स हो जाती है, और लार मिक्स हो चुकी इसके बाद जब आप इसको निगल रहे होते हैं, फेरिंग्स के अंदर जब आ जाता है, तब इस भोजन को, ये लसलसा जो भोजन है जिसमें लार मिक्स है, सेमी सॉलिड होता है, मतलब अर्ध तरल अवस्था में होता है, ताकि इसको निगलने में दिक्कत ना हो। तो ये जो अर्ध तरल अवस्था में इस भोजन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बोलस। इसको क्या कहा जाता है? बोलस कहा जाता है। जब ये माउथ कैविटी से आगे बढ़ता है तो इसको हम क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। बोलस पहुंचता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स में कोई पाचन नहीं, पहुंचता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस में कोई पाचन नहीं, फिर पहुंचता है स्टमक में। ठीक है, स्टमक में पहुंचता है तब तक ये क्या रहता है? बोलस रहता है। और स्टमक से आगे जब इसमें थोड़ा सा पाचन होता है तो ये और ज्यादा तरल हो जाता है। उसके बाद ये पहुंचता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब ये स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा होता है तब इसको कहा जाता है काइम।
जब इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है काइम। क्लियर है। उसके बाद ये और थोड़ा तरल हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब और इसमें पाचन होता है उसके बाद ये आगे बढ़ता है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। जब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये निकलता है तब इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है काइल। जब इसको क्या कहा जाता है, काइल। और ये बड़ी आंत में पहुंच गया। बड़ी आंत में कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, जितना भी अवशोषण होना होता है लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन से ये आगे पहुंचता है रेक्टम, मतलब आपके मलाशय में। और ये अब बदल चुका है किसमें, फीकल मैटर या मल में। तो ये अब बन चुका है फीकल मैटर या मल। तो यहां से निकला तब क्या कहलाया, बोलस। यहां से निकला तो कहलाया काइम। यहां से कहलाया तो निकला क्या, काइल। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मुख गुहा से लार में मिले हुए भोजन को हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्लियर है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अमाशय में अर्ध पचे हुए भोजन को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। और अगर हम बात करें बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत में इसको क्या कहा जाता है, इसको काइल कहा जाता है। क्लियर है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर की बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। लीवर हमारे बॉडी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। क्लियर है। क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गन है या ग्लैंड है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी आपकी बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर आपसे बात की जाए कि आमाशय में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए, या इनफैक्ट सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लीवर। इसका दूसरा नाम है जिगर, इसका दूसरा नाम है कलेजा। ठीक है। तो इसको जिगर या कलेजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसकी जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति एंडोडर्म, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि आप में तीन टाइप की लेयरिंग जो स्ट्रक्चर है वो मिलेगी, पहले एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो इसका जो निर्माण है वो किससे होता है, एंडोडर्म से होता है। यह लीवर, जो लीवर है आपका, लीवर यकृत का व्यस्क मनुष्य में भार आपका लगभग 1.5 किलो तक हो सकता है, 1.5 kg तक इसका वेट हो सकता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट जो चीज आती है यहाँ पर यकृत की स्ट्रक्चर के बारे में, तो यकृत जो है वो दो लोब्स, दो पालियों के अंदर विभक्त होता है, जिनको कहा जाता है हिपेटिक लोब्स। जिनको क्या कहा जाता है, हिपेटिक लोब्स। अगर हम बात करें हिपेट, अगर आपको कहीं पे भी नाम देखने को मिल रहा है हिपेट, तो हिपेट का मतलब होता है आपका यकृत। किसकी बात हो रही है, यकृत की बात हो रही है। क्लियर है। तो जैसे मैं बात कहूं हिपेट, हिपेट प्लस साइट। साइट का मतलब मैंने पहले पहले की क्लासेस में आपको बताया है। साइट अगर देखने को मिले तो किसकी बात हो रही है, सेल मतलब कोशिका। और अगर हिपेट की बात की जाए तो मतलब किसकी बात हो रही है, लीवर की। अगर दोनों को अगर मैं जोड़ू तो मतलब लीवर की कोशिका। हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट मतलब लीवर की कोशिका। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अगर देखने को मिल रहा है आइटिस, आइटिस, आइटिस अगर देखने को मिल रहा है, ये वर्ड अगर आपको कहीं पर दिखता है तो इसका मतलब होता है कि सूजन, कि आपको सूजन आ गई है। जैसे एग्जांपल में बोलूं आर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है। तो आइटिस अगर देखने को मिल रहा है तो उसका मतलब है किसकी बात हो रही है, सूजन की बात हो रही है। अगर मैं कहूं आपसे हिपेट प्लस आइटिस, तो आप कहेंगे सर लीवर में सूजन, हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस मतलब लीवर में सूजन। क्लियर है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो अगर मैं कहूं कि आपका जो लीवर है दो पालियों में विभक्त होता है, दो पालियों से मिलकर बना होता है, जिनको आप क्या कहते हो, हिपेटिक लोब कहते हो। ठीक है। तो ये जो लोब्स हैं वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यूनिट होती है किसकी, स्ट्रक्चर और फंक्शनल, लीवर की। ठीक है। तो प्रत्येक पालिया संयोजी ऊतक की एक पतली परत से ढकी होती है। तो आपका जो लीवर है ये मान लीजिए दो पालियों से मिलकर बना है, पहली और दूसरी। इसके ऊपर एक आपको एक आवरण मिलेगा, एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी। ठीक है। मतलब एक आवरण मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लिंसन कैप्सूल या ग्लिंसन कैप्सूल या संपुट कहते हैं, हिंदी में संपुट, ग्लिंसन संपुट कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब दूसरा हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, इसके कार्य की बात करते हैं, क्या क्या कार्य आपको लीवर के देखने को मिलेंगे। तो यकृत की जो कोशिका है जिसको हमने अभी कहा था हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट क्या करती है, बाइल जूस का, पित्त का स्त्रावण यहाँ पर करती है, जो कि एक नलिका से होते हुए एक पेशीय थैली जिसमें पित्ताशय जिसको हम कहते हैं उसमें जमा हो जाती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल लीवर के तौर पर हम कहें कि लीवर जो है आपका पित्त रस का निर्माण करता है।
देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पित्त रस का निर्माण या बाइल का निर्माण कौन करता है, तो जवाब आता है पित्त की थैली या पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय या पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर इसका निर्माण नहीं करता, निर्माण करता है अपना लीवर, और लीवर निर्माण कर कर कहां पर भेज देता है, पित्ताशय में, वहां जाकर ये सिर्फ स्टोर होता है, सिर्फ स्टोरेज करता है आपका पित्ताशय या पित्त की थैली। क्लियर है। तो फंक्शन, दूसरा फंक्शन की अगर हम बात करें तो जिगर के प्राथमिक कार्य जो है वो हो गया पित्त उत्पादन, पित्त का निर्माण, दूसरा हो गया उत्सर्जन। मतलब यहाँ पर लीवर में बनेगा, लीवर से यहाँ पर किसमें आ जाता है आपका ये गॉल ब्लेडर, पित्त की थैली, जो हरे कलर की स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसमें ये आ जाता है। ठीक है, दूसरा काम है बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन इनका, और इसके अलावा ड्रग्स का उत्सर्जन। ड्रग्स का उत्सर्जन मतलब जो ड्रग्स है, मतलब जो मेडिसिन है उनका उत्सर्जन। कैसे उत्सर्जन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आप जब भी कोई ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, कोई भी पेन किलर वगैरह ले रहे हैं, तो कहा जाता है कि अगर ज्यादा पेन किलर आप लेते हैं तो ज्यादा पेन किलर से आपका लीवर डैमेज हो सकता है। ठीक है, लीवर फैटी भी हो सकता है और डैमेज भी हो सकता है। तो क्या रीजन रहता है, जब भी आप कोई मेडिसिन लेंगे तो मेडिसिन के अंदर जो भी टॉक्सिक एजेंट होते हैं, जो आपके जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको छानने का काम, उनको अलग करने का काम कौन करता है, आपका लीवर करता है। ठीक है, इसी काम को आप बोलते हो डिटॉक्सिफिकेशन। आप क्या बोलते हो, डिटॉक्सिफिकेशन, या इनको आप हिंदी में कहते हैं निराविषीकरण। निरा मतलब निकालना, विषि मतलब विष को निकालने का काम, मतलब ड्रग्स का उत्सर्जन। क्लियर है, उत्सर्जन करने का काम ये कर रहा है। तीसरा काम है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इनका जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, लीवर करता है। क्लियर है। तो मतलब मेटाबॉलिज्म का मतलब है टूटना और बनना, तो वसा का टूटना और बनना, प्रोटीन का टूटना और बनना, और कार्बोहाइड्रेट का टूटना और बनना जो है, ये मतलब इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल करेगा आपका लीवर। नेक्स्ट है एंजाइम सक्रियण, एंजाइम्स को सक्रिय करने का भी काम करता है। दूसरा ग्लाइकोजन का निर्माण भी ये करता है। ठीक है, हमारे अंदर जो स्टोरेज जो है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज जो है वो भी कौन करेगा, लीवर करता है। क्लियर है। ज्यादा ग्लूकोज अगर हमारे अंदर बन गया तो उस ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को हम बदल लेते हैं ग्लाइकोजन में और स्टोर कर लेते हैं हमारे लीवर में। ठीक है, कुछ विटामिन से रिलेटेड काम भी आपका ये करता है। कौन से विटामिन से रिलेटेड करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं बता देता हूँ आपको, विटामिन ए और विटामिन के का जो निर्माण है वो किससे जुड़ा होता है, लीवर से जुड़ा होता है। ठीक है, जब मैं विटामिन आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे विटामिन और विटामिन के आपके जुड़े हुए होते हैं लीवर से। खनिजों का भंडारण, कुछ मिनरल्स है उनका स्टोरेज भी आपका लीवर करता है। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन मिलती हैं जैसे एल्बुमिन, और कुछ थक्के जमाने वाली प्रोटीन जिसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, जब भी आपको चोट लगती है, चोट लगने पर जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए ब्लड कोगुलेशन होता है, रक्त स्कंदन होता है, उस स्कंदन में काम आने वाली प्रोटीन को आप कहते हो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। इस प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, लीवर के द्वारा किया जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम और है जो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, यूरिया नाम आपने नाम सुना होगा, यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2 सी डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NH2 का होल ट्वाइस और CO। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है यूरिया का, जो कि आपके पेशाब के साथ या यूरिन के साथ बाहर की तरफ रिलीज होता है। ये जो यूरिया है उसका निर्माण भी कौन करता है, लीवर करता है। बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि लीवर जो है यूरिया का निर्माण नहीं करता, यूरिया है जो पेशाब में निकलता है, और पेशाब का सारा काम कौन करता है, किडनीज करती हैं। तो बहुत सारे लोग इसका जो काम है वो क्या करते हैं कि यूरिया का निर्माण किडनीज द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो यूरिया है वो किडनीज द्वारा नहीं बनता, वो किसके द्वारा बनता है, वो लीवर के द्वारा बनता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट बात आती है आपकी कि पित्ताशय या गॉल ब्लेडर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो गॉल ब्लेडर एक हरे रंग की थैली जो कि मैंने डायग्राम में आपको दिखाई है, यकृत पर पाई जाती है। इसमें पित्त का संग्रह होता है, सांद्रण होता है। ठीक है, और पित्त का ग्रहणी में स्त्राव भी पित्ताशय द्वारा किया जाता है। अब जो ये पित्त है इसका काम क्या है, ठीक है, इसका काम हम देखेंगे। इसको स्त्रावित कर दिया जाता है कहां पर, गृहिणी मतलब छोटी आंत ड्यूडेनम के अंदर डाल दिया जाता है। तो डालेगा कौन आपका, कहां पर, जिसने स्टोरेज किया है, स्टोरेज कौन करेगा, गॉल ब्लेडर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोरेज किसके द्वारा किया गया, गॉल ब्लेडर। तो गॉल ब्लेडर कहाँ क्या करता है, गृहिणी में इसका स्त्रावण कर देता है। अगर हम बात करें तो ये चूहा, ऊंट और घोड़े के अंदर ये अनुपस्थित होता है। तो गॉल ब्लेडर का यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि पित्ताशय की नलिका जो है
पित्ताशय की नलिका डक्ट और यकृत नलिका से मिलकर एक पित्त वाहिनी बाइल डक्ट बनती है। ये है आपका क्या, ये पित्त जो पित्त बना रहा है आपका मतलब गॉल ब्लैडर, और ये दूसरा आपका लीवर। यहाँ से नली निकली और यहाँ से एक डक्ट निकलती है, ठीक है। ये दोनों डक्ट मिलकर आपस में एक नई डक्ट बनाते हैं। इस डक्ट को कहा जाता है पित्त वाहिनी। क्या कहते हैं इसको? पित्त वाहिनी, ठीक है। और ये डक्ट आगे जाकर किससे मिलती है? ये मिलती है, अब ये आ गया तीसरा कैरेक्टर, पेनक्रियास। अब ये डक्ट निकली और पेनक्रियास से एक डक्ट निकली, तो अब ये दोनों डक्ट मिलकर आगे की तरफ बढ़ेंगी। अब ये जो नई डक्ट बनी है उसको आप क्या कहते हैं? हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। मैं वापस समझा रहा हूँ, देखिए पहला कैरेक्टर क्या हुआ? गॉल ब्लैडर। दूसरा कैरेक्टर क्या हुआ? लीवर। इससे डक्ट निकली और इससे डक्ट निकली, दोनों मिल गई, दोनों मिलकर एक डक्ट बनाती हैं। इसको आप क्या कहते हो? हिपेटिक डक्ट, ठीक है। अब तीसरा कैरेक्टर बीच में और आ गया आपका, पेनक्रियास, अग्नाशय। अग्नाशय से डक्ट निकली और ये वाली हिपेटिक डक्ट और पेनक्रियास से निकलने वाली डक्ट, ये दोनों आपस में मिलकर एक डक्ट और बनाती हैं। ये डक्ट कहलाती है हिपेटो और पेनक्रिएटिक, मतलब हिपेट मतलब लीवर और पेनक्रियास मतलब पेनक्रिएटिक, मतलब हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। जो कि आगे किस में जाके खुलती है? जो आगे खुलती है छोटी आंत के आगे वाले भाग, गृहणी के अंदर। क्लियर है? छोटी आंत के आगे का जो भाग है जिसको ड्यूडेनम या गृहणी कहा जाता है, उसमें जाकर खुलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पित्त रस की, ठीक है। पित्त रस का काम क्या है? क्या काम आएगा पित्त रस? आपके बाइल जूस क्या काम आने वाला है? तो ये एक हल्के पीले रंग का, बिल्कुल हल्के पीले रंग का एक द्रव होता है, ठीक है, तो तरल होता है, जो कि क्या, इसके अंदर कोई भी एंजाइम आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये काम करता है वसा का पायसीकरण, बहुत ज्यादा धुआंधार इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हो। वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है, वसा का पायसीकरण। अब वसा का पायसीकरण क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एक आप कोई भी बर्तन लीजिए, उसमें आपने पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद उसमें डाल दिया तेल या घी। तो आप बताइए कि ये पानी या घी क्या इस पूरे पानी के अंदर, जो आपका जो घी है पानी के अंदर मिक्सअप होगा या नहीं होगा? तो आपका जवाब रहेगा सर नहीं, घी पानी के अंदर नहीं घुलता। क्लियर है? तो अब क्या किया जाए घोलने के लिए? ठीक है, उसी हिसाब से दूसरा एग्जाम्पल देता हूं आपको कि मान लीजिए कोई भी एक तेल का बर्तन है, उसको आप सिर्फ पानी से धोना चाहते हैं, तो क्या उसको सिर्फ धो सकते हैं? आप वहां पर क्या करेंगे? वहां पर पानी से आप उस बर्तन को नहीं धो पाएंगे, ठीक है। आप लगाएंगे 100 नींबू की शक्ति वाला विम बार, ठीक है, विम बार आप यूज करते हो। विम बार यूज करने के बाद आप देखोगे कि आपकी जो सतह है उससे तेल या घी जो वसा है वो वहां से उतर जाता है, छूट जाता है, ठीक है। और जो पानी है उस पानी में आपने देखा होगा वो घी और तेल वो मिक्स हो जाता है। अब अगर आप जैसे आप पानी का गिलास लीजिए, पानी के गिलास में आप क्या कीजिए? आप उसमें घी डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए और उसको हिला दीजिए, ठीक है। तो आपका पानी और जो फैट है, वसा है, वो आपस में मिक्सअप हो जाएगा और छोटी छोटी बूंदों में टूट जाएगा। इसी को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो जब भी वसा का हम पाचन करने वाले होते हैं तो डायरेक्टली उसका पाचन नहीं हो सकता जब तक वो जल में नहीं घुलेगा। तो जल में छोटी छोटी बूंदों में तोड़कर उसको घोलने का जो काम है वही कहलाता है आपका इमल्सिफिकेशन। ये वसा की बूंद थी, ठीक है, और ये जल की बूंद थी, अब ये मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पर जैसे आपने बाइल जूस डाला तो ये आपका क्या है? छोटे छोटे अणुओं में टूट गया फैट, और ये आप किस में मिक्सअप हो जाएगा? वाटर में मिक्सअप हो जाएगा। इसी प्रोसेस को आप कहते हो वसा का पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आता है अकार्बनिक लवण, इनऑर्गेनिक साल्ट, जो है बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है या कार्बोनेट है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम के फास्फेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूसरा हम बात करें, कुछ कार्बनिक साल्ट भी मिलेंगे, जैसे इनऑर्गेनिक मिलेंगे, ऑर्गेनिक भी मिलेंगे। सोडियम टर्कोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है यहाँ पर कुछ बाइल पिगमेंट आपको देखने को मिलते हैं। बाइल पिगमेंट या पित्त वर्णक जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के नाम से जाने जाते हैं। ये पीले रंग के लिए और ये हरे रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे जॉइंटिस जैसे रोग के अंदर क्या होता है, जॉइंटिस, इसमें आपका प्रभावित अंग कौन सा होता है? लीवर होता है, और लीवर में मिलेगा आपका पित्तरस, बाइल जूस, और वहीं मिलेंगे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो जॉइंटिस के केस में या पीलिया के केस में क्या होता है कि आपके जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा रक्त में, ब्लड में बढ़ जाती है, ठीक है, ब्लड में बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका जो रक्त का रंग है वो येलो कलर का दिखाई देता है। आंख, नाक, कान, जो भी आपके हैं, नाखून है, आंखें, ये सब पीली नजर आएंगी, ठीक है। तो उसके कारण आप क्या कहते हो? आपको पीलिया हो गया है। क्लियर है? तो उस टाइम पे लीवर की फंक्शनिंग
गड़बड़ा जाती है। नेक्स्ट है वसीय पदार्थ, फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और फॉस्फोलिपिड का निर्माण नहीं, इनका पाचन भी किसके द्वारा किया जाता है, आपके बाइल जूस द्वारा किया जाता है। तो बाइल जूस के बहुत सारे और भी काम है। तो बाइल जूस की पीएच आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। बाइल जूस की पीएच होती है, एनसीईआरटी का डेटा है सीधा 7.8, 7.8 मतलब हल्का सा क्षारीय है। ये आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्लियर है। तो 7.8 आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें अग्नाशय या पेनक्रियाज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेनक्रियाज, ठीक है। यहाँ पर पेनक्रियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर पेनक्रियाज के बारे में क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है। बाकी पेनक्रियाज जो है, अभी जो मेरी लाइव क्लासेस जो हो रही हैं, ठीक है, 12 बजे से मैं लाइव आता हूँ अनअकैडमी ऐप के ऊपर, वहां पर मैंने पेनक्रियाज पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है, ठीक है। वहां पर जितने भी कॉन्सेप्ट है पूरी डिटेल में विद क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाता हूं। तो वहां जाके आप देख सकते हैं। पहले आपका अनअकैडमी आप ऐप डाउनलोड कीजिए और उस दौरान वहां पर दिलीप शेखावत नाम से मेरे को वहां पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। वहां जाके आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो मैंने करंट से रिलेटेड साइंस के टॉपिक भी मैंने वहां पर डाले हैं, और इसके अलावा साइंस से रिलेटेड जितने भी पूरे डिटेल टॉपिक है, अगर आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप वहां जाकर मेरा कोर्स ले सकते हैं और वहां पर वीडियोस देख सकते हैं। कुछ फ्री क्लासेस भी मैं वहां पर देता हूं, ठीक है। आपको पूरी साइंस, कंप्लीट साइंस पूरी पढ़नी है आप अगर आरपीएससी के लिए, तो आप मेरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और बीच में दिलीप 10 अगर नाम का अगर कोड अगर मेरा आप अप्लाई करते हैं तो उस दौरान आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अनअकैडमी आपको देगी, क्लियर है। तो और बाकी अगर हम बात करते हैं पेनक्रियाज की यहाँ पर, तो पेनक्रियाज जो है आपका सी आकार के भाग में होती है, ठीक है। जैसे ये देखा सी आपका, ये पेनक्रियाज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पेनक्रियाज, ठीक है। तो ये जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के लिए कहा जाता है कि ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। पेनक्रियाज के लिए कहा जाता है ये एक मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि का मतलब शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि मिश्रित ग्रंथि का मतलब है ये एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी की तरह भी काम करेगी, और एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी की तरह भी काम करेगी। तो ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह काम करती है। देखिए यहाँ पर यह है बहिस्रावी एक्सोक्राइन और अंतःस्रावी एंडोक्राइन, दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है, इसीलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। यकृत के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके द्वारा बहिस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में पैनक्रिएटिक जूस का स्त्रावण होता है। अब जैसे मान लीजिए ये है आपका कौन सा, अग्नाशय। अग्नाशय मैंने कहा ये एक्सोक्राइन की तरह काम कर रही है और ये एंडोक्राइन की तरह भी काम कर रही है। एंडोक्राइन की तरह काम करती है तब ये कुछ हार्मोन्स निकालती है, एक्सोक्राइन की तरह अगर ये काम करती है तो कुछ एंजाइम्स निकालती है। क्योंकि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो मेनली एंजाइम्स का निर्माण करेगी और एंडोक्राइन्स जो है वो हार्मोन्स का निर्माण करती है, क्लियर है। जब ये एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करती है तो एंजाइम्स बनाती है, और वो एंजाइम्स कहां पर मिलते हैं, पैनक्रिएटिक जूस के अंदर, ठीक है। कौन कौन से एंजाइम मिलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आगे। देखिए यहाँ पर अग्नाशय रस, यहाँ जो अग्नाशय रस जो पैनक्रिएटिक जूस है उसकी पीएच की अगर हम बात करें तो 7.5 से 8.5, या ऑल एवरेज की बात करें तो 7.8 पीएच आप इसकी लिख सकते हैं। इसमें कुछ पाचक एंजाइम, जैसे पहला मान लीजिए एमाइलेज, आपका एमाइलेज, एमाइलेज आपके लार में भी मिल रहा था, स्टमक में भी मिलता है, और आपकी आंतों के अंदर भी आपको देखने को मिलता है, जो किसके द्वारा निकाला जाता है, पेनक्रियास के द्वारा निकाला जाता है। क्या काम करता है, स्टार्च को तोड़ देता है शुगर में। स्टार्च मतलब आपका जो मंड है उसको तोड़ देता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ देता है शर्करा के अंदर, शुगर में। बात करें कुछ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम की जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोकार्बोक्सिल पेप्टिडेज जो है, हमने अभी थोड़ी देर पहले नाम देखे थे इनके, ठीक है। छोटी आंत के अंदर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो आपके जो ये हमने तो नाम लिया था ट्रिप्सिन, हमने नाम लिया था काइमोट्रिप्सिन, और हमने नाम लिया था कार्बोक्सी प्रो पेप्टाइडेज, ठीक है। यहाँ आपको प्रो नाम देखने को मिल रहा है, ठीक है, प्रो नाम देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आपको काइमोट्रिप्सिनोजन देखने को मिल रहा है, इसमें ट्रिप्सिनोजन देखने को मिल रहा है, जबकि नाम होता है ट्रिप्सिन, जबकि नाम होता है काइमोट्रिप्सिन, और जबकि नाम होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ठीक है। तो नाम में कुछ बदलाव है। बदलाव का मतलब यहाँ पर जिस हिसाब से हमने आमाशय में देखा था गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले जो एंजाइम थे प्रोपेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, वो निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते थे, इसलिए कहा गया प्रोपेप्सिनोजन या प्रोरेनिन, जिनको एक्टिवेट कर देता था आपका HCl, और एक्टिवेट कर कर किसमें बदल दिया जाता था, प्रोपेप्सिनोजन को पेप्सिनोजन या पेप्सिन के अंदर, और जबकि प्रोरेनिन को बदल दिया जाता था रेनिन में। इसी हिसाब से आपके जो ट्रिप्सिनोजन है, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन को आप जो ये
ये जो एंजाइम है इसको सक्रिय कर दिया जाता है किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा। बाइल जूस, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था बाइल जूस एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को, तो ये एक्टिवेट कर कर किस में बदल देता है? ट्रिप्सिन के अंदर। क्लियर है? ऐसा ही दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन को बदल दिया जाता है ट्रिप्सिनोजन के अंदर, और यहां पर, या ट्रिप्सिनोजन के अंदर नहीं, काइमोट्रिप्सिन के अंदर। ठीक है, दूसरा बदल दिया जाता है काइमोट्रिप्सिन के अंदर, और तीसरा जो है इसको बदल दिया जाता है किसमें? कार्बोक्सी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर। क्लियर है? तो ये तीन आपको यहां पर याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है अग्नासी लाइपेज। ठीक है, पेनक्रिएटिक लाइपेज इसका नाम होता है, या स्टेप्सिन इसको कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वसा का जो पाचन है, वसा मतलब फैट है, जो घी आप खाते हो उसका पाचन जो है उस लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। कैसे करते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक अम्ल का जो पाचन करने वाले एंजाइम न्यूक्लियस, आपको डीएनएज और आरएनएज आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए होते हैं, उनका पाचन करने वाले एंजाइम क्या है? न्यूक्लियस एंजाइम, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी? लाइपेज एंजाइम की। जो लाइपेज एंजाइम पीछे हमने देखा, उसका काम क्या होता है? आपका जो फैट होता है, फैट में यहाँ पर हो गया आपका लाइपेज एंजाइम। इस लाइपेज एंजाइम के द्वारा फैट को तोड़ दिया जाता है किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या होते हैं ये मैं आगे आपको पोषण के अंदर जब फैट पूरा पढ़ाऊंगा। फैट जैसे आपके प्रोटीन बने होते हैं एमिनो एसिड से, उसी हिसाब से आपके फैट बने होते हैं, वसा जो है वो बनी होती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड होते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो CH3COH, ठीक है, ये अपने आप में क्या है? फैटी एसिड है। ठीक है, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है? आपके 3 कार्बन के साथ में अगर OH अगर जुड़ जाता है तो ये क्या कहलाता है? ग्लिसरॉल कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो फैटी एसिड फैट जो है आपका टूट जाता है किसके अंदर? फैटी एसिड के अंदर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड की। अब हमारी हो गई पीछे पेनक्रियाज हो गई, लिवर हो गई, आपकी लार ग्रंथि हो गई, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गई। अब बची आपकी आंत्र ग्रंथि है यहाँ, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, तो यहाँ से निकलने वाले एंजाइम्स है उनके बारे में हम बात करते हैं। यह छोटी आंत की भित्ति म्यूकोसा झिल्ली में गॉबलेट और ब्रश बॉर्डर की कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ये आपकी छोटी आंत है। छोटी आंत में ये जो भित्ति है इसके अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके द्वारा आंत्र रस या इंटेस्टाइनल जूस का स्त्रावण किया जाता है, जिसे सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं, जिसको हम सक्कस एंटेरिकस भी कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आंतरस जो है, आंतरस पूरा इंटेस्टाइनल जो जूस है, इसमें बहुत सारे एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे। पहला, प्रोटीन का पाचन करने वाला पेप्टाइडेज। ठीक है, एमिनो पेप्टाइडेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम कार्बोहाइड्रेजेस की बात अगर हम करें, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन करता है उनमें से प्रमुख है एमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज और इनवर्टेज। ठीक है, एमाइलेज किसका पाचन करेगा? स्टार्च का पाचन करेगा। माल्टेज माल्टोज का पाचन करेगा। लैक्टेज लैक्टोज का पाचन करेगा, और इनवर्टेज टोटल आपका शुगर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें वसा के पाचन के लिए लाइपेज मिलेगा, जैसे कि हमने बता दिया पहले आपको। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड के पाचन के लिए न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि हम बात करें डीएनए, डीएनए का पाचन कौन कर रहा था? देखिए यहाँ पर डीएनए का पाचन कर रहा था यहाँ पे न्यूक्लियस। ठीक है, डीएनए आगे टूट जाता है किसमें? न्यूक्लियोटाइड के अंदर। हम जब डीएनए पढ़ाएंगे आपको डिटेल में तो हम बताएंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, लेकिन आपको जैसे पता होना चाहिए कि जैसे प्रोटीन बनी होती है किसकी? एमिनो एसिड की, जैसे फैट बना होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का, उसी हिसाब से आपका डीएनए बना होता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, तो डीएनए जब टूटता है न्यूक्लियोटाइड में, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे आप? न्यूक्लियस यूज करेंगे, जैसे पिछला वाला जो एंजाइम था ये यूज करेंगे। जब ये यूज करते हो तो आप बदल दिया जाता है इसको न्यूक्लियोटाइड में। अब न्यूक्लियोटाइड को आगे तोड़ दिया जाता है किसमें? न्यूक्लियोसाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम आएगा? न्यूक्लियोटाइडेज, ये एंजाइम यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, फिर ये न्यूक्लियोसाइड में बदल गया। अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर यहाँ पर काम आएगा न्यूक्लियोसाइडेज, जो इसको आगे तोड़ देता है शुगर में नाइट्रोजनस बेस के अंदर, और आगे आपके फास्फेट ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल डीएनए किसका बना होता है? फास्फेट, शर्करा और आपका नाइट्रोजनी क्षार। तो लास्ट में आपको अंतिम उत्पाद वो प्राप्त होता है। और लास्ट का आपका एक एंजाइम और पाया जाता है जिसको आप फास्फेटेज
कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका जो माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज शर्करा को तोड़ेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज में, लैक्टेज जो है वो आपका लैक्टोज शर्करा को तोड़ेगा जो दूध में मिलती है, मिल्क शुगर है, वो लैक्टोज शर्करा को किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। ठीक है, और जो इन्वर्टेज है वो इन्वर्टेज शुगर को तोड़ता है। अब हम बात करें जो आपके मैकेनिज्म जो है इसकी, आपकी जो भोजन की जो पाचन की जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, तो यहाँ पर क्या होता है कि मानव में भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा में शुरू हो जाती है। मैंने बार बार कहा है कि स्टार्च का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है, लगभग 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में हो जाता है। तो भोजन का पाचन मुख गुहा से छोटी आंत तक होता है, बड़ी आंत में कोई भी पाचन नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम भोजन के घटकों को उनके छोटे व सरल कार्बनिक इकाइयों में बदल देते हैं। तो बड़ी आंत में कोई भी पाचन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। अब हम बात करें बड़ी आंत में पाचन नहीं मिलता तो बड़ी आंत का काम क्या है, क्या काम करती है बड़ी आंत, तो बड़ी आंत का काम भी हम देखेंगे अभी। पहले हम देख लेते हैं पचित जो भोजन है, जो भोजन पच गया उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो कैसे होता है। तो आंत्र के अंदर कुछ अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं। जैसे ये आंत्र है, मान लीजिए ये आंत्र है, ठीक है, इस आंत्र में यहाँ पर इसकी भित्ति में कुछ अंगुली नुमा उभार मिलेंगे आपको। ये अंगुली नुमा उभार क्यों बनाए जाते हैं, इन अंगुली नुमा उभार को कहा जाता है विलाय। इनको क्या कहा जाता है, विलाय। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। जब खाना आगे की तरफ बढ़ता है, अगर ये चीज नहीं होती तो खाना सीधा आगे बढ़ जाता, खाना इस तरीके से जाता है, क्लियर है, कई देर तक आंतों में रुकता है ताकि खाने का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो सके, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जिनको विलाई कहा जाता है, अंकुर कहा जाता है, दीर्घरोम विलाई कहते हैं, जो पचित भोजन का अवशोषण अंकुर द्वारा ही किया जाता है, इनके द्वारा अंदर की तरफ अवशोषण कर लिया जाता है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, वसा अम्ल, अमीनो एसिड का अवशोषण सक्रिय परिवहन के द्वारा किया जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू किया जाता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन मिलते हैं, परिवहन मिलते हैं। ठीक है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर किसी भी चीज का अवशोषण करने में ऊर्जा खर्च होती है, एटीपी अगर खर्च हो तो वो क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हम बात करें तो इसके अंदर अवशोषण के अंदर कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं होती, तो एटीपी या केमिकल एनर्जी यहाँ पर यूज नहीं होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसकी, आपके ग्लूकोज की, गैलेक्टोज की, वसा अम्लों की या एमिनो अम्लों की, तो इनके अवशोषण में ऊर्जा खर्च होती है। जब ये विलाई इनको अंदर की तरफ अवशोषित करेंगे तो ऊर्जा का उपयोग होगा, काम करने में कोई ना कोई ऊर्जा तो खर्च होगी। ठीक है, तो वो ऊर्जा उपयोग होती है, तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? और दूसरा हम फ्रक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रक्टोज सुसाध्य विसरण या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा क्या होता है, अवशोषित होता है, इसमें कोई भी ऊर्जा खर्च नहीं होती है। अगर हम बात करें वसा, वसा में घुलनशील विटामिन है, इनको पहुंचा दिया जाता है कहां पर, लिम्फ के अंदर। लिम्फ जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं पढ़ाऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड और लिम्फ के बारे में हम वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम अगर मल की या स्टूल की बात करें तो अपचित जो पदार्थ है उसका जो निष्कासन है, ठीक है, वो किस तरीके से होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड स्टूल फिकस। ठीक है, मलाशय में मल एकत्रित होता है और नियत समय पर मलाशय की भित्तियों में संवेग, इम्पल्स, ठीक है, मलाशय जो रेक्टम है, जो रेक्टम की जो भित्तियां हैं, जो वॉल है, उसके अंदर इम्पल्स आते हैं। ठीक है, जब आपको अर्क होती है कि पोटी करने की इच्छा हो रही है, ठीक है, वो इम्पल्स होते हैं। ठीक है, वो उत्पन्न होते हैं जो संवेदी तंत्रिका के माध्यम से मेरु रज्जु, स्पाइनल कोड, जो हमारी स्पाइनल कोड होती है, मेरु रज्जु उसकी तक जाते हैं। वहां से एक संवेग प्रेरक तंत्रिका, एक मोटर नर्व के थ्रू क्या होती है, मलाशय तक पहुंचती है। और गुदा की अवरोधनी पेशियां, जो मैंने बोला था गुदा में कुछ रिंग जैसे स्ट्रक्चर होती है जहां पर पाइल्स मिलती है आपको, वो रिंग जैसी स्ट्रक्चर जो है बंद होती है वो खुल जाती है और उसके द्वारा क्या होता है, मल का त्याग कर दिया जाता है। ठीक है, तो जिससे मल त्याग की इच्छा होती है, यह मस्तिष्क के द्वारा भेजे गए संवेग से अवरोधनी पेशियां, जो इंस्पेक्टर मसल्स है, उनको ढीली कर देता है और ढीली करते ही मल का त्याग हो जाता है। क्लियर है? जब आप नॉर्मल केस में बैठे हो तब मल का त्याग आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक अर्घ आएगी, ठीक है, अर्घ एक इच्छा आती है, इच्छा आने के बाद में मल को एक संवेदना भेजता है आपका ब्रेन जो है, स्पाइनल कोड आज्ञा देता है उन इंस्पेक्टर, उन मसल्स को कि आप रिलैक्स करो ताकि मल को बाहर की तरफ निकाल दिया जाए।
तो जो स्टूल है, मल जो है, ठीक है, ये होता क्या है एग्जैक्ट, जो लास्ट में बड़ी आंत में जो भोजन बच जाता है पचने के बाद में, कुछ चीजें बची हुई है, कुछ अनडाइजेस्टेड होती है जो हमारे अंदर नहीं पचती हैं, वो चीजें हैं वो निकल जाती है मल के थ्रू। तो मल में भोजन का अपच्य भाग मतलब अनडाइजेस्टेड जो फूड है आंत्र की श्लेष्म झिल्ली के टुकड़े, जो श्लेष्मा जो अंदर म्यूकस होती है उसके टुकड़े, कुछ जीवाणु भी उपस्थित होते हैं। मल का रंग जो पीला होता है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण होता है। क्लियर है? अब हम बात करें, हमने अभी बात की थी कि बड़ी आंत का काम क्या है, बड़ी आंत क्यों क्यों है बड़ी आंत, जब उसमें कोई पाचन नहीं हो रहा, तो आपको ये जवाब देना है कि भाई बड़ी आंत में पाचन तो नहीं हो रहा, लेकिन अवशोषण जो है वो बड़ी आंत में होता है, वो भी मैक्सिमम वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, पानी का जो अवशोषण है वो कहां पर होता है, बड़ी आंत में होता है। कुछ दवाइयां हम लेते हैं, कुछ ड्रग जो है हम लेते हैं, उनका भी अवशोषण, कुछ टेबलेट्स लेते हैं, उनका भी अवशोषण जाकर कहां पर होता है, बड़ी आंत में होता है। आपसे पूछा जाए आपने अगर एल्कोहल पिए, दारू पिए, तो उसका अवशोषण कहां पर होता है, आप बोलेंगे सर उसका अवशोषण मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है, बाकी मैक्सिमम अवशोषण कहां पर होता है, आमाशय के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। कल हम इसकी करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले मैं आपसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन को दबाने से आपको फायदा ये मिलेगा कि हमारे आने वाले जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप मेरा जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आरपीएससी से रिलेटेड अगर कोई भी कोर्स आप ले रहे हैं, उस दौरान अगर आप मेरा कोड दिलीप 10 अगर अप्लाई करते हैं, तो उस दौरान आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा आपके पूरे कोर्स के अमाउंट में। ठीक है, तो लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम विद अन अकेडमी। थैंक यू सो मच।